अच्छा, ये कहानी खत्म होती है स्टैंडर्ड कैंडल्स की हमारी यहीं पे। इसके आगे हम स्टैंडर्ड कैंडल्स नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम चलते हैं ऑन सम अदर मेथड्स, जिसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, जिसके थ्रू हम निकालते हैं लुमिनोसिटी, और लुमिनोसिटी निकाल के फिर हम डिस्टेंसेस वर्कआउट करते हैं। ठीक है एंड गोल क्या है, एंड गोल यही है, लुमिनोसिटी निकालने किसी तरह रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी लुमिनोसिटी वाले फॉर्मूले में डाल के डिस्टेंस निकालने। एक तो तरीका ये हम मैंने आपको दो तरीके सिखा दिए, स्टैंडर्ड कैंडल स्टैंडर्ड वेरिएबल वाले तरीके। अब हम कुछ और तरीके सीखने जा रहे हैं जो मैथ्स वाले तरीके हैं। उनमें से सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है वाइन का डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एक्चुअली वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है? वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये है कि बेसिकली द कलर ऑफ अ स्टार डिपेंड्स ऑन इट्स सरफेस टेम्परेचर। द कलर ऑफ ए स्टार डिपेंड्स ऑन इट्स सरफेस टेम्परेचर। अच्छा जी, नाउ आई वांट टू आस्क यू ऑल समथिंग, ठीक है, एंड आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ये आप लोग सबको ऑब्जर्व करना चाहिए और सबको पता भी होना चाहिए। किसी ने अपने घर में चूल्हा जलता हुआ देखा है, या किसी ने लैब में कभी बंसन बर्नर इस्तेमाल होता हुआ देखा है? कुछ पता है ये सब चीजें क्या होती हैं? देखा होगा, उम्मीद तो यही है, घर में चूल्हा तो देखा ही होगा। अच्छा, चूल्हे में दो टाइप ऑफ फ्लेम होती है, एक ऑरेंज एक ब्लू, है ना? दो टाइप ऑफ फ्लेम्स होती है, एक ऑरेंज होती है एक ब्लू। मुझे बताओ, ऑरेंज ज्यादा गर्म होती है या ब्लू ज्यादा गर्म होती है? ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ऑरेंज ज्यादा गर्म है या ब्लू ज्यादा गर्म है? ब्लू, ब्लू ज्यादा गर्म है। ब्लू नॉन लूमिनस नाम था शायद, यस, ब्लू ज्यादा गर्म होती है। ब्लू इज एक्चुअली मच मोर हॉटर देन ऑरेंज लाइट। ऑरेंज वाली जो फ्लेम है वो कम गर्म है, ब्लू वाली ज्यादा है। अब वाइन ने क्या कहा? वाइन ने ये कहा जो स्टार ऑरेंज है उसका टेम्परेचर कम, जो स्टार ब्लू है उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो अब स्टार्स के कलर्स को देख देख के हमने क्या कहा, हमने अंदाजा लगा लिया उनका सरफेस टेम्परेचर क्या होगा। ये वाइन ने अपना लॉ बना दिया। ठीक है, अब इसके लिए जरा बंसन बर्नर और फ्लेम्स वाली चीजें जो है वो छोड़ देते हैं, एक फिलामेंट बल्ब पे चलते हैं। फिलामेंट बल्ब तो सबने चलते हुए देखे होंगे, बाहर जो स्ट्रीट लाइट्स खुलती हैं आपकी, उसमें सोडियम वाले बल्ब लगे हुए होते हैं। घर में कोई फिलामेंट बल्ब होगा, बेकरी में कभी फिलामेंट बल्ब जलते हुए जरूर देखा होगा। तो आई होप कि सबको ये पता हो क्या चीज, जब फिलामेंट बल्ब जलता है, जलना जलना शुरू होता है, या फिर आपने अवन टोस्टर में कभी देखा हो, तो जब जलना शुरू होता है तो बहुत ज्यादा डार्क रेड होता है, बहुत ज्यादा डार्क रेड होता है, मरूनिश रेड होता है जब जलना शुरू किया। डार्क रेड से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये होता है रेड, है ना? फिर रेड से आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, फिर ये ऑरेंज होता है ना? ऐसा ही था, ऐसा ही होता है। जो स्ट्रीट लाइट जलती है पहले वो लाल जलती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम, मतलब वो डार्क से लाइट रेड होती है, फिर वो ऑरेंज होती है, एंड देन वजीहा सेज कि इवेंचुअली येलो होती है। एंड यू गाइस आर करेक्ट, इवेंचुअली येलो होती है। एक्चुअली, और अगर 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 आपके पास कोई बहुत अच्छा फिलामेंट बल्ब हो जो और ज्यादा आगे जा सके, तो इवेंचुअली फिलामेंट बल्ब व्हाइट लाइट भी देता है। व्हाइट लाइट क्यों देता है? व्हाइट लाइट भी देता है, राइट? फिलामेंट बल्ब, कुछ फिलामेंट बल्ब अगर बहुत अच्छे वाले हो जो बहुत ज्यादा हाई उस पे जा सकते हैं, तो वो व्हाइट लाइट भी देते हैं। दे ऑल्सो गिव यू व्हाइट लाइट। अब जरा इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ROY, ये याद है? रॉइग बिव, रॉइग बिव। डू यू गाइस रिमेंबर दिस? व्हाइट के आगे ब्लू आएगा ना? नो। अच्छा, व्हाइट के आगे ब्लू नहीं आएगा। व्हाइट के आगे मैं समझाता हूँ ब्लू क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, जो जब एक फिलामेंट बल्ब चलना शुरू होता है, रॉइग वेव क्या है? रॉइग वेव आपके विजिबल स्पेक्ट्रम में कलर्स है। रेड आता है पहले, फिर ऑरेंज आता है, फिर येलो आता है, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। रॉइग वेव, ये अब याद आ गया। अब हमने वेव्स वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? इसकी वेवलेंथ थी 780 नैनोमीटर। ठीक है, ऑब्वियसली ऑरेंज की कम होगी, फिर येलो की और कम होगी, ग्रीन की मैंने आपको वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ाई की
550 नैनोमीटर। और फिर मैंने आपको ब्लू की भी पढ़ाई थी जो तकरीबन वायलेट के उसमें आ गया, वो तकरीबन थी 450 नैनोमीटर। अब बात समझो, जब एक फिलामेंट बल्ब चलना शुरू होता है वो डार्क रेड क्यों देता है? तो वो डार्क रेड इसलिए देता है क्योंकि उसका टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। अब इसमें ये जो हो रहा है, ये जो हमारी पूरी प्रोग्रेशन है, इसमें बात समझो कि हम आहिस्ता आहिस्ता हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। आहिस्ता आहिस्ता बल्ब गर्म होता है ना, फौरन से तो ना अवन टोस्टर ना बल्ब गर्म होना शुरू होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर, डार्क रेड से पहले आप रेड पे आते हो, आप रेड 780 नैनोमीटर, फिर रेड से जाते 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 आप और वेवलेंथ डिक्रीज करते 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 ये व्हाइट लाइट क्यों आती है इन दी एंड? क्योंकि इसमें रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट सब बनना शुरू होती है, तो ये व्हाइट बन जाता है। दैट इज व्हाई यू गेट अ फिलामेंट बल्ब में व्हाइट लाइट, क्योंकि ये फिर सारी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, सारी प्रोड्यूस होकर फिर सब मिलके, तो आपको पता है जब सब मिलती है तो व्हाइट बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन 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 अगर सारी मतलब मिलती नहीं तो क्या होता है आपको नजर आता? रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। आपको इस तरह से ये पूरा नजर आता है कि जैसे जैसे बल्ब गर्म हो रहा है वो रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर ब्लू होता है, फिर इंडिगो होता है, फिर वायलेट होता है, राइट। एक बल्ब में क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि वो उसके अंदर सारी वेवलेंथ्स फिर मिलके फिर वो व्हाइट लाइट बन जाती है। तो इस बात को बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। वाइन ने इस प्रिंसिपल को देखा, उसने कहा कि यार टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं हम, उसके हिसाब से जो लाइट इमिट होती है उसकी वेवलेंथ डिक्रीज करती है, राइट। आई होप यू कैन सी दिस इधर कि वेवलेंथ हमारी डिक्रीज कर रही है, द वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, हमारी वेवलेंथ डिक्रीज, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वेवलेंथ हमारी डिक्रीज कर रही है। तो वाइन ने क्या कहा? वाइन ने कहा कि भाई अगर कोई स्टार डार्क रेड दिख रहा है तो उसका सरफेस टेम्परेचर बहुत कम है, अगर कोई स्टार रेड दिख रहा है तो उसका सरफेस टेम्परेचर इससे ज्यादा है, ऑरेंज दिख रहा है उसका सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है, येलो का सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है इन तीनों से, ब्लू का सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है इन तीनों से, और फिर वायलेट का ब्लू से भी ज्यादा होगा सरफेस टेम्परेचर। सो वाइन ने ये अंदाजा लगाया। तो जो हमें यूनिवर्स में स्टार्स नजर आते हैं उनके और उनको जो कलर्स नजर आते हैं वो इसलिए स्टार का सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होगा सन से। हम्माद, सन भी एक स्टार है और दुनिया में ऐसे बहुत सारे स्टार है, तो सन क्योंकि हमें येलो नजर आता है, येलो ऑरेंजिश नजर आता है, सन इतना गर्म स्टार नहीं है, सन इज नॉट अ वेरी गर्म स्टार, बनिस्बत उसके कोई स्टार अगर ब्लू है तो वो बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है नहीं। तो इस तरह से स्टार्स की लेवल्स हैं कि वो कितने कितने गर्म हो सकते हैं। सन इज नॉट अ वेरी हॉट स्टार, ठीक है नहीं, उससे ज्यादा हॉट स्टार्स हैं आपके यूनिवर्स में जो ब्लू भी दिखते हैं, वायलेट भी दिखते हैं, व्हाइट भी दिखते हैं, क्योंकि वो सब इमिट कर रहे होते हैं। सो बेसिकली वाइन ने फिर इस अंदाज से लेके उसने कहा कि भाई अगर कोई स्टार के जो कलर दिख रहे हैं हमें, फिर उस हिसाब से मैं इसका टेम्परेचर निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब ये आगे काम आएगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में। हमने तो स्टार व्हाइट दिखते हैं, वो रियली व्हाइट होते हैं? नहीं हम्माद, वो जो स्टार हमें जो व्हाइट दिखते हैं वो व्हाइट नहीं होते हैं, वो स्टार्स नहीं होते हैं, वो तुम्हें प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं, वो प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं, वो सन पे से जो रोशनी आ रही है वो फिर वो प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट करके आपको अर्थ पे दे रहे हैं, तो उसकी वजह से वो सफेद नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए होता है, लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लैनेट्स क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड लाइट एनवायरनमेंट है, उसमें हमें सिर्फ प्लैनेट्स ही दिख सकते हैं, बाकी सब डिम हो जाता है बहुत ज्यादा। अब मैं ही कहता हूँ बहुत अंधेरे में बैठ के करोगे ना, बहुत ज्यादा अंधेरे में बैठ के बिल्कुल खूब अंधेरे में जाके नाइट स्काई को देखोगे तो बाकायदा कलर्स नजर आएंगे, ठीक है। एक जरा मैं दिखा भी देता हूँ। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन दिस और नॉट, बट आपकी जो यूनिवर्स है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो यूनिवर्स है, आपकी जो नाइट स्काई है वो ऐसी दिखती है, इट इज लाइक दिस, दिस इज योर यूनिवर्स। ये अर्थ के बाहर की कहानी है। हमें जो नजर आता है ना, ये हमें इसमें से कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि हम अर्थ पे बहुत ज्यादा लाइट पोल्यूशन कर रहे हैं, हमने बहुत सारी बत्तियां लगा दी हैं अर्थ पे, सिटी एरिया में बहुत ज्यादा बत्तियां हैं, तो वो जो लाइट यूनिवर्स से आ रही है वो डिम आउट हो जाती है, वो नजर ही नहीं आते आपको। सिर्फ सबसे ज्यादा ब्राइट, जैसे ये वाला ब्राइट बहुत ज्यादा ब्राइट नजर, ये प्लेनेट होगा कोई, आपको सिर्फ ये नजर आता है, आपको और कुछ नजर नहीं आता। अगर कहीं अंधेरे में जाके किधर किसी जंगले में जाके देखोगे जाके नाइट स्काई को, तो नाइट स्काई आपको ऐसी प्यारी सी नजर आएगी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हर चीज नजर आएगी। अब देखो येलो ये रीजन दिख रहा है, ग्रीन भी कुछ स्टार्स दिख रहे होंगे इधर, आई होप सबको नजर आ रहे हो, इसमें से वायलेट भी दिख रहे हैं हमें कुछ स्टार्स, तो इन सबके सरफेस टेम्परेचर अलग है क्योंकि ये लाइट अलग अलग दे रहे। दिस इज द एक्चुअल नाइट स्काई। आपकी नाइट स्काई बर्बाद कर दी है बत्तियां लगा लगा के हमने,
दैट इज नॉट द एक्चुअल नाइट स्काई जो हम देखते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द लाइट कमिंग फ्रॉम दी स्टार्स हमने क्या किया, हमने उनका टेम्परेचर निकाला, ठीक है। जब भी आप देखोगे स्पेस ऑब्जर्वेटरीज जो बनाई जाती हैं वो हमेशा सिटी एरिया से बहुत दूर होती है। आपने सुना होगा स्पेस ऑब्जर्वेटरी कोई नॉर्थ पोल में बनी हुई, कोई साउथ पोल बनी, वहां पे क्या कर रहे हो, वहां पे इसलिए है क्योंकि वहां पे लाइट पोल्यूशन नहीं है कोई। हमारे इलाके में बहुत लाइट पोल्यूशन है, बहुत डिम आउट हो गई है बाकी सही, हमें इससे नजर नहीं आता कुछ, ठीक है। तो वाइन ने क्या किया, वाइन ने ये अंदाजा लगा लिया, क्या अंदाजा लगाया कि भाई जो लैम्डा आ रहा है, जो कलर आ रहा है स्टार का हमारी तरफ, उससे हम टेम्परेचर का अंदाजा लगा सकते हैं। सो बेसिकली जैसे हमने फ्लेम की बात करी, तो अगर हमारे पास कोई एक ब्लू स्टार है एंड देन सिमिलरली इफ आई हैव ए रेड स्टार, तो फॉर श्योर एंड फॉर गारंटी आई कैन टेल यू दैट कि इसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा और इसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा। अभी तक सबको बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग ओवर हियर? अच्छा, देन वाइन ने इसका फॉर्मूला भी बना दिया और बड़ा कन्वीनियंट फॉर्मूला निकला, बड़ी जो है वो अच्छी बात हो गई। वाइन ने क्या कहा, वाइन ने कहा, वाइन का जो असल डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो ये है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। बहुत अच्छा रिलेशनशिप निकल गया, पूरा का पूरा इनवर्स रिलेशनशिप, नो पावर्स नो नथिंग, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, दैट इज वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। ये बहुत गंदा लग रहा है मुझे, एक सेकंड। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दैट इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ये हमारा वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें से आप लोग इस बात को समझो, किस बात को समझो कि भाई देखो, लैम्डा 1 T1 shall equals to constant, right? लैम्डा 1 T1 कांस्टेंट के बराबर आएगा, और फिर कांस्टेंट की जगह अगर मैं लैम्डा 2 T2 डाल दूं, तो अगर मुझे सन का टेम्परेचर पता है और सन की एग्जैक्ट वेवलेंथ पता है, तो मैं सन की वेवलेंथ इस्तेमाल करके और किसी भी स्टार से जो मुझे वेवलेंथ मिल रही है, मैं उस स्टार का सरफेस टेम्परेचर एग्जैक्ट निकाल सकता हूं। ये वाइन ने करके दिया बाय यूजिंग दिस। अब हमें सिर्फ सन का पता, हमें सन का हमें स्टैंडर्ड बना लिया, सन लैम्डा 1 T1 सन के डालो इधर, बाकी जो है वो कोई भी स्टार का लैम्डा निकाल लो बस, क्योंकि लैम्डा तो हमारा सारा को वो हम मेजर कर सकते हैं, उसका सरफेस टेम्परेचर आ जाएगा। सो इस तरह से हमने बड़े बड़े एक्यूरेटली क्या करना शुरू किए, हमने हर स्टार का सरफेस टेम्परेचर जो है वो निकालना शुरू कर दिया। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑन समथिंग मोर जो हमें इधर डिस्कस करनी है। थोड़ा सा ग्राफिकल पर्सपेक्टिव भी देख लो, ताकि जो है वो उसमें भी प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है तो घबराना नहीं। ग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है वो भी काफी सिंपल है, इतनी सारी डिस्कशन हो चुकी है तो टेंशन की बात नहीं है। अगर हम इधर इंटेंसिटी प्लॉट करें और इधर लैम्डा प्लॉट करें, ठीक है जी, तो बेसिकली लेट्स से T1 एक टेम्परेचर लेते हैं, T1 से बड़ा जो है वो टेम्परेचर T2 लेते हैं और T2 से बड़ा एक टेम्परेचर T3 लेते हैं। मतलब कोई स्टार्स कहते हैं कि एक T1 पे, एक T2 पे, एक T3 पे, ठीक है जी। तो जो T1 वाला है, क्योंकि उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा छोटा है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो सबसे ज्यादा छोटा है, सो बेसिकली लेट्स से T1 जो है वो पीक जो है वो इधर दिखा रहा है, ये हमारा T1, ठीक है। ऑब्वियसली एक स्टार जो है वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो निकाल रहा होगा, लेकिन कोई ना कोई इसकी पीक लैम्डा होगी। दिस विल बी दी लैम्डा मैक्स, आई एम गोइंग टू कॉल इट दी लैम्डा मैक्स। स्टार की कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो होगी, अब ऐसा तो नहीं ना कोई स्टार बिल्कुल ही ब्लू हो जाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ लैम्डास वो कुछ रेंज दे रहा होगा, लेकिन जो पीक होगा वी आर इंटरेस्टेड इन दैट, जो पीक है उसकी वो जो है उसको हम कहेंगे उसकी लैम्डा मैक्स, ठीक है। तो टेम्परेचर T1 क्योंकि बहुत सबसे छोटा है तो मैंने इसका ग्राफ से समझ दिया। अच्छा, अब लेट्स से कोई टेम्परेचर T2 है, तो अगर मैं कोई टेम्परेचर T2 बनाता हूं तो उसकी लैम्डा मैक्स फिर कहां होगी, उसकी लैम्डा मैक्स फिर छोटी होगी, राइट। हमने अभी डिस्कस, जो टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा तो फिर उसकी लैम्डा मैक्स छोटी होगी, तो बेसिकली लैम्डा मैक्स इसकी 42 छोटी आएगी, ठीक है। एंड देन सिमिलरली अगर फिर हम T3 का बनाना चाहें तो T3 की और भी छोटी आएगी, ठीक है, उसकी तो और भी दूसरी जगह पे आएगी, तो T3 जो है वो और उसकी जो लैम्डा मैक्स आ रही है वो छोटी आ रही है, ठीक है। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो यहाँ पे खत्म तकरीबन हो गया है। इसमें एक और बात जो है वो डिस्कस करनी है, लेकिन रिगार्डिंग द कंप्लीट थ्योरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये पूरी बात जो है वो हमारी हो चुकी है। अच्छा,
अब ये जो है इसको जरा इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि ये जो फिलामेंट बल्ब है, ये जो आपका जो फिलामेंट बल्ब है जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स में लगा हुआ होता है, आपका जो चूल्हे की आग है, ठीक है जी, एक जलता हुआ सन है या स्टार है, उन सब को हम एक लफ्ज कहते हैं, वी कॉल इट अ ब्लैक बॉडी रेडिएटर, ठीक है जी। ये जो चीजें हैं जो जलती हैं और उनकी इस तरह से ये वेरिएशन आती है, वी कॉल देम ए ब्लैक बॉडी रेडिएटर, ठीक है जी। सो ये लिख लेते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएटर। What is this? This is an ideal thermal energy emitter, ठीक है, एन आइडियल थर्मल रेडिएटर। ये तो एक आइडियल थर्मल रेडिएटर को हम क्या बोलते हैं, हम उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ब्लैक इज अ वेरी गुड थिंग जिसमें से चीजें जो है वो रेडिएट होती हैं। खैर जरूरी नहीं है चीजें ब्लैक हो कि उसमें से थर्मल एनर्जी बड़े अच्छे तरीके से निकले, तो इस केस में स्टार्स भी, स्टार्स आर ऑल्सो ब्लैक बॉडीज, स्टार्स आर ऑल्सो ब्लैक बॉडी रेडिएटर्स, ठीक है। तो ये भी कोई टर्मिनोलॉजी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, आपको एग्जाम में वो एकदम से बता दें तो कंफ्यूजन है, स्टार का कलर था, ये ब्लैक बॉडी कहां से आ गई, ब्लैक बॉडी क्यों बोल रहे हैं इसको, तो ब्लैक बॉडी इसलिए है क्योंकि इट्स अ गुड थर्मल रेडिएटर, उसमें से सब एनर्जी बाहर ही आ रही होती है स्टार में से, तो इट्स अ वेरी गुड थर्मल रेडिएटर, ठीक है जी। अच्छा, अब वाइन का जो काम है, वो वाइन का सिर्फ काम जो है वो कंप्लीट नहीं था, वाइन ने जो किया उससे कुछ फायदा तो हुआ नहीं भाई, उसने बता दिया लैम्डा और टेम्परेचर को लिंक कर दो, अब हम क्या करें उसका भाई, किस किस काम में, हमारा तो कोई फायदा नहीं आया। तो इस काम को फायदे में लाने के लिए अगले बंदे आए, और वो कौन थे, वो थे स्टेफन। स्टेफन थे, या दो बंदे हैं या तो ये एक ही बंदे का नाम है, ये अलबल्ला आलम, या एक स्टेफन है और दूसरा इसी के साथ इसके साथ जो है वो लिखा हुआ है बोल्ट्जमैन, ठीक है जी। तो स्टेफन बोल्ट्जमैन है, दुआ तो मेरी यही एक ही बंदा हो, लेकिन अगर ये दो बंदे हैं तो वल्ला आलम, क्योंकि बोल्ट्जमैन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था, हो सकता है उसी का कोई बच्चा बच्चा हो ये, तो नहीं इनके नाम याद रखने की जरूरत है। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, मतलब ये याद होना चाहिए कि अगर वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोल दे तो डिफाइन करना आ गया, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ अगर पूछ ले तो डिफाइन करना आ गया कैसा है क्या नहीं, ठीक है, तो हमें पता होने की जरूरत है। अच्छा, सो स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता है द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, या फिर नहीं, द लुमिनोसिटी ऑफ अ स्टार is based upon its radius and surface temperature. The luminosity of a star is based upon its radius. Radius की जगह आप size भी लिख सकते हो, and its surface temperature. ठीक है जी। तो स्टेफन बोल्ट्जमैन भैया ने क्या किया, उन्होंने दो रिलेशनशिप्स वर्कआउट किए। वो क्या वर्कआउट किए, उन्होंने एक ये वर्कआउट किया कि जो हमारी लुमिनोसिटी है एक स्टार की, वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस स्टार के रेडियस से। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द स्टार, ठीक है। ये वो वाला डिस्टेंस नहीं है जो लुमिनोसिटी, जो रेडियल फ्लक्स इंटेंसिटी वाले के डिस्टेंस ले लेते हैं, वो ये नहीं है, ये रेडियस बाकायदा स्टार का ही रेडियस। सो रेडियस ऑफ द स्टार। और दूसरा उन्होंने वर्कआउट किया जो लुमिनोसिटी का रिलेशनशिप है, वो ये है कि लुमिनोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर 4 के। सो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारा स्टार का आ गया सरफेस टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर ऑफ ए स्टार, ठीक है। ओके, ये याद नहीं करने, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। याद जो करना है वो ये करना है, ये वाला फॉर्मूला, L विल इक्वल्स टू 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर T की पावर 4। बहुत बहुत मुबारक हो, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। नहीं मजाक कर रहा हूं, वाला फॉर्मूला याद नहीं करना है। आई एम गिविंग यू अ गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है, डेटा बुकलेट में मिल जाएगा, तो ये वाहियात फॉर्मूला याद नहीं करना आप लोगों ने।
पहले वाला लॉ भी तो टेम्परेचर ही बता रहा था, लेकिन वो टेम्परेचर और वेवलेंथ को लिंक कर रहा था, वो लुमिनोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था। टेम्परेचर और वेवलेंथ को लिंक कर रहा था, वो लुमिनोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था। ठीक है, इट नेवर टोल्ड अस एनीथिंग अबाउट द लुमिनोसिटी। तो बेसिकली देखो, वाइन ने क्या कहा, वाइन ने कहा भाई लैम्डा वर्कआउट कर लो, फिर टेम्परेचर वर्कआउट, सन का लैम्डा, सन का टेम्परेचर वर्कआउट किया हुआ है हमने, किसी भी स्टार का लैम्डा लेके टेम्परेचर वर्कआउट कर लो। अब वाइन का टेम्परेचर लेके फिर हम इस इक्वेशन में डालेंगे, स्टार का रेडियस उठा के डालेंगे, 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 से इसकी लुमिनोसिटी निकालेंगे, लुमिनोसिटी निकालने के बाद फिर रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी वाले फॉर्मूला आगे डिस्टेंस निकालेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द वर्किंग वाइन्स डिस्प्लेसमेंट। ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी है, एक तो तरीका था डायरेक्ट लुमिनोसिटी निकालो, स्टैंडर्ड कैंडल्स वाला तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि लैम्डास वर्कआउट करो स्टार्स के, सन का लैम्डा और उसका टेम्परेचर इस्तेमाल करके किसी और स्टार का टेम्परेचर निकाल लो। जब वो टेम्परेचर आ जाए तो स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ में उठा के उस स्टार का टेम्परेचर, उस स्टार का रेडियस 4 पाई सिग्मा, 4 पाई ये सिग्मा जो है वो स्टेफन बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट है 5.67 ये आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगा। और L विल इक्वल टू ये चीज, तो जब ये कैलकुलेट करोगे तो स्टार की लुमिनोसिटी आ जाएगी। जब लुमिनोसिटी आ गई तो अब क्या कर सकते हो, उठा के डाल दो इस फॉर्मूला में, डी स्क्वायर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, कितना दूर जो है वो ये चीज है। तो ये स्टेफन बोल्ट्जमैन की जो चीज है वो हमारे पास यहाँ पे कायम आएगी वाइन्स के मिल के। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम्स? यहाँ पे एक पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी कॉस्मोलॉजी खत्म हो जाता है। अब कुछ पास्ट पेपर्स देख लेते हैं ताकि ये बात हमारे पास दिमाग में बैठ जाए, ये चीज हमें समझ में आ जाए। क्लास एंड नहीं, एक दो पास्ट पेपर्स करवाने हैं ताकि ये चीज हम भूले ना। A star has a luminosity that is known to be 4.8 in 10^29. A scientist observing this star finds that the radiant flux intensity of light received on Earth from the star is 2.6 nanowatt per meter square. Name the term used to describe an astronomical object that has known luminosity. तो कौन सा टर्म था जो नॉन लुमिनोसिटी के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं मुझसे? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, स्टैंडर्ड करके कुछ था। सो इट इज ए स्टैंडर्ड कैंडल। स्टैंडर्ड कैंडल लिखे आप, या आप स्टैंडर्ड भी लिख के आ जाओ तो वो आप कर सकते हो। अच्छा, आपको बोल रहे हैं डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ। तो डिटरमिन द डिस्टेंस हमें पता है, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है L अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या आ रही है, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी हमारे पास आ रही है 2.6 नैनोवाट्स। सो 2.6 into 10 power minus 9। लुमिनोसिटी क्या आ रही है, लुमिनोसिटी 4.8 into 10 power 29, देन 4 पाई एंड देन डी स्क्वायर। ठीक है, तो लेट्स वर्क आउट डी स्क्वायर क्या आ रहा है। डी स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 4.8 into 10 power 29 divided by 4 pi into 2.6 into 10 power minus 9 एंड देन एक काम करते हैं, होल अंडर रूट बी कर देते हैं। सो कैन एनीवन गिव मी द वैल्यू फॉर दिस आंसर? मुझे रोजा लग रहा है। अच्छा, स्क्वायर रूट 4.8 into 29 divided by 4 pi into 2.6 and power minus 9, 3.8 into the power 18, 3.83. Thank you. So D आ रहा है 3.83 into 10 to the power 18. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, हमें वैल्यूज दी हुई थी 2 सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट हम एक राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि the sun has a surface temperature of 5800 Kelvin. The wavelength lambda max of light for which the maximum rate of emission occurs from the sun is 500 nanometer. The scientist observing the star in A finds that the wavelength for which the maximum rate of emission occurs from the star is 430 nanometer. Show that the surface temperature of the star is approximately 6700 Kelvin. Explain your reasoning. तो explain हम अपनी reasoning कर देते हैं। reasoning को कैसे explain करते हैं? The peak value of the peak value intensity, इसको लिखते हैं, what should we write this as? Let's write this as के the surface temperature of a star is inversely proportional
is inversely proportional to lambda max. lambda max इधर हमें डिफाइन किया हुआ है तो मैं lambda max ही लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए आसान हो जाएगा, to lambda max। और आगे ये भी लिख देते हैं कि भाई हम वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी एक्सप्लेनेशन है। अच्छा जी, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं एंड जो है वो फिर वर्कआउट कर लेते हैं। सो लैम्डा क्या है, हमें सन का दिया हुआ 5800 और ये तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था ये क्या था, ये था लैम्डा 1 t1 विल इक्वल्स टू लैम्डा 2 t2, दैट वाज वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो लैम्डा 1 क्या आ रहा है, 500 नैनोमीटर आ रहा है, सो 500, ठीक है नैनोमीटर मैंने दे रहा हूं क्योंकि दूसरी साइड भी कैंसिल आउट हो जाना है उसने। t1 क्या है, वो 5800 केल्विन है। लैम्डा 2 क्या है, लैम्डा 2 जो है वो 430 है और हमें ये t2 निकालना है। सो कैन यू वर्क दिस आउट, t2 क्या आ रहा है, t2 वही आ रहा है जो ये बोल रहे थे, 500 डिवाइड बाय 430 into 5800, 6744. So this is working out to be a 6744 Kelvin and then हमारे पास टेम्परेचर T2 6700 Kelvin हो गया, ठीक है जी। Then finally use the information in A and B1 to determine the radius of the star। तो हमने टेम्परेचर निकाल लिया, हमें उस स्टार की लुमिनोसिटी पता है, ठीक है जी, और हमने उसका क्या निकालना है, हमने उसकी रेडियस निकालनी है। तो क्या कर लेते हैं हम, स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ इस्तेमाल कर लेते हैं, L विल इक्वल्स टू 4 पाई सिग्मा r स्क्वायर d की t की पावर 4, ठीक है जी। सो लुमिनोसिटी क्या थी, लुमिनोसिटी थी 4.8 into 29, 4.8 into 10 to power 29 इक्वल्स टू 4 पाई, देन ये जो स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ है, स्टेफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट है 5.67 × 10⁻⁻⁸ है ये, ठीक है जी। ये याद करने के लिए भी सबसे अच्छा आसान कांस्टेंट है, वो क्यों, बिकॉज ये 5678 है, 5678, ठीक है। इसको इस तरह से अगर किसी को याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ। अच्छा, आर हमें निकालना है, वी नीड टू वर्क आउट आर स्क्वायर, और टेम्परेचर की पावर 4, तो टेम्परेचर हमारे पास ये 6700 की पावर 4, ठीक है जी। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस आंसर डाउन। आई एम प्रीटी श्योर जो है वो कॉन्सेप्ट तो काफी क्लियर हो गया होगा, तो उसमें बात नहीं करनी है। खैर दिस इज हाउ क्वेश्चंस आएंगे और कैसे, या जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सब कैसे इस्तेमाल होगा। अच्छा, तो शाहजेब ने पूछा था कि इसको जरा एक्सप्लेन कर देंगे क्या है क्या नहीं। तो शाहजेब देखो बेसिकली वो क्या करते, अब देखो लेट्स, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे हम वर्कआउट करते हैं। अब इन्होंने सन और सन की पीक इंटेंसिटी और सन की वेव वो दे दी, टेम्परेचर दे दी, ठीक है, और फिर दूसरे स्टार की पीक इंटेंसिटी की वेवलेंथ दे दी। उससे हमने क्या किया, उससे हमने उस स्टार का टेम्परेचर निकाल लिया, ठीक है, उससे हमने उस स्टार का टेम्परेचर निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, रेडियस को हम मेजर कर सकते हैं, वो तो टेलीस्कोप से मेजर हो जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फिर मैग्निफिकेशन चेक करके हम रेडियस मेजर कर लेंगे। लुमिनोसिटी हमें नहीं पता, तो अगर हमें रेडियस चल गया, टेम्परेचर की पावर 4 चल गया, हमें ये सब चीजें पता है, हम लुमिनोसिटी निकाल सकते हैं। तो हमें टेम्परेचर वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से निकाल के हमने रेडियस ढूंढ के हमने ये सब चीजें मल्टीप्लाई करके लुमिनोसिटी निकाल ली। लुमिनोसिटी जब निकाली तो फिर उठा के हमने इसको रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले लग दिया। एफ हमें पता है, एल हमें पता है, एफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वर्कआउट कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं एफ एक्चुअली। तो एफ और एल लग दिया तो फिर डी आ जाएगा। तो बेसिकली इन्होंने क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बेसिकली ज्यादा अच्छा ये होता है कि वो दोनों लैम्डा 1 t1 और लैम्डा 2 t2 करके पहले टेम्परेचर निकालते हैं, टेम्परेचर और रेडियस दिया हुआ तो टेम्परेचर रेडियस लुमिनोसिटी निकालते हैं, लुमिनोसिटी निकालने के बाद रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी वाले फॉर्मूला आता है डी स्क्वायर, डी की वैल्यू आ जाती। सो दिस इज हाउ एस्ट्रोनॉमर्स वर्क आउट द डिस्टेंस। वो टेम्परेचर ढूंढते हैं यूजिंग वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, फिर स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ से लुमिनोसिटी ढूंढते हैं, फिर लुमिनोसिटी को रेडियंट फ्लक्स वाले फॉर्मूले आते हैं और डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है जी। स्टेट व्हाट इज meant by the luminosity of a star, it is the total power delivered by a star, ठीक है जी, delivered by a star, by a star। क्या हुआ, साहिर ने क्या बोला? अच्छा, the luminosity of the sun is this, the distance between the earth and the sun is this, calculate the radiant flux intensity। radiant flux intensity कैसे देंगे, luminosity divided by 4 pi d square, इजी पीजी, ठीक है जी। लुमिनोसिटी हमें दी हुई है 3.83 into 10 to the power 26, then 4 pi d square से, so 4 pi and then distance squared, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 1.51 into 10 पावर 11, इसको स्क्वायर करें एंड क्या आ रही है रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी,
इज इट कमिंग आउट टू बी ए 1336.7? ये आ रही है। सिलेबस के बाद ईयरली का क्या करना वो प्लान वापस से बता दिएगा। ओके मैं बता दूंगा। it's coming out to be a 1336.7। अच्छा, थ्री सिग्निफिकेंट ये, थ्री सिग्निफिकेंट ये, इसको भी थ्री सिग्निफिकेंट कर लेते हैं, यानी 1340 कर लेते हैं। और यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर वाली चीज क्या थी? ऊपर वाली चीज वॉट्स में थी। 4 पाई के कोई यूनिट्स नहीं होते। ये है हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस स्क्वायर था बेसिकली, मीटर स्क्वायर। तो आपका यूनिट क्या हो गया? वो हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, देन use data from B to calculate the mass that is converted into energy every second in the sun। हमसे पूछ रहे हैं सन जो है वो कितना मास लेके एनर्जी बनाता है हर सेकंड में, आप वो बता दें। एक्चुअली हमें दी हुई है लुमिनोसिटी। लुमिनोसिटी क्या थी? लुमिनोसिटी इज बेसिकली द पावर डिलीवर्ड बाय द स्टार which will be equal to the rate of change of work। ठीक है जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? मैं एनर्जी अपॉन टाइम लिख रहा हूं। ठीक है। अच्छा, पावर क्या आ रही है? पावर उन्होंने दी हुई है 3.83 इंटू 10 to the power 26। 3.83 इंटू 10 to the power 26। एनर्जी निकाल लेते हैं। और अपॉन टाइम, टाइम हमें बोल रहे हैं 1 सेकेंड इस्तेमाल कर लो, तो एनर्जी क्या आ गई? एनर्जी वही आ गई 3.83 इंटू 10 to the power 26 जूल्स। इतनी एनर्जी सन बना रहा है 1 सेकेंड में। ठीक है जी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग रिलीज्ड इन द सन 1 सेकेंड में। अब अगर इधर से मास निकालना है तो वी कैन यूज E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ठीक है जी। एनर्जी की जगह एनर्जी डालते हैं 3.83 इंटू 10 to the power 26। मास क्या आ रहा है? मास हमें निकालना है, और 3 इंटू 10 to the power 8 होल स्क्वायर। 3 इंटू पावर 8 होल स्क्वायर को उधर डिवाइड करके यू कैन वर्क आउट द मास। ठीक है जी। मैं लिखवा रहा हूँ, डोंट कैलकुलेट, इसको जल्दी से कर लेते हैं। हमारे पास ये आ रहा है फिर 4.26 इंटू 10 to the power 9। ठीक है जी। तो ये भी दिमाग में रखिएगा, कुछ ऐसे पार्ट्स भी आ सकते हैं जिसमें अगर स्टार की एनर्जी दे दी या एनर्जी निकालने को बोल दी और फिर उससे पूछे मास कैसे आ रहा है, तो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर इज समथिंग दैट यू कैन यूज एज वेल। अच्छा, फिर कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द सन इज दिस मच, शो दैट द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन इज दिस मच। रेडियस दिया हुआ है, लुमिनोसिटी पता है, तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हम स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी L विल इक्वल्स टू 4 पाई सिग्मा r स्क्वायर t की पावर 4। लुमिनोसिटी क्या थी? लुमिनोसिटी थी 3.83 इंटू 10 to the power 26। 4 पाई सिग्मा क्या है? सिग्मा जो है वो आपका 5.67 इंटू 10 to the power-8 है। ये स्टेफन बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट है, आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगा। रेडियस हमें सन का दिया हुआ है वो 6.96 इंटू 10 to the power 8 है। एंड होल स्क्वायर लगाएंगे और फिर हमें टेम्परेचर की पावर 4 निकालना है। ठीक है जी। कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी वो भी देख ले। 3.83 इंटू 10 to the power 26 डिवाइडेड बाय 4 पाई into 5.67 into 10 to the power-8, then 6.96 into 10 to the power 8 होल स्क्वायर। ये के सब किसके बराबर होगा? ये होगा टेम्परेचर की पावर 4 के बराबर। अब हमें सिर्फ टेम्परेचर चाहिए, तो हमें इधर पावर 1/4 करनी पड़ेगी। तो आंसर जब इस चीज का निकाल लोगे, कैलकुलेट में कर लोगे, फिर उसकी पावर 1/4 कर देना, ताकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास टेम्परेचर आ जाए। एंड इफ यू डू दैट, आपके पास 5770 केल्विन आ रहा होगा। ठीक है जी। 5770 नहीं, मैं एग्जैक्टली देता हूँ, 5771.6 आ रहा है, 5771.6 केल्विन। एंड देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5770 केल्विन। ठीक है जी। और लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट ये है कि the wavelength lambda max of light for which the maximum rate of emission occurs from the sun is this। यानी lambda max दिया हुआ है जो आती है sun से। The temperature of the surface of the star Sirius is this much। Use information from D to determine the wavelength of light for which the maximum rate of emission occurs from Sirius। तो इसमें सीधा सीधा lambda t यानी lambda 1 t1 will equals to lambda 2 t2 Wien's displacement law। सन की बता दी है, सन की बताई है 5 इंटू 10 to the power-7 है। सन का सरफेस टेम्परेचर क्या है? सन का सरफेस टेम्परेचर जो है वो है 5770। देन लैम्डा 2 क्या आ रहा है? लैम्डा 2 हमें निकालना है, और टेम्परेचर T2 हमें दिया हुआ है 9940 केल्विन है। ठीक है जी। सो इधर से लेट्स वर्क आउट द लैम्डा 2। इधर बस उधर को डिवाइड करना पड़ेगा, लैम्डा 2 आपके पास आ जाएगा। एंड लैम्डा 2 हमारे पास आ रहा है 2.90 इंटू 10 to the power-7।
ठीक है। तो जहां तक आपके पहले वाले पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी का ताल्लुक है वो यहाँ पे खत्म हुआ। उसके सवाल आप लोग देख रहे होंगे, इर्द गिर्द एक दूसरे के ही घूम रहे हैं। लुमिनोसिटी से फ्लक्स, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है जी। लुमिनोसिटी से स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ का भी इस्तेमाल करवाएंगे, फिर स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ लगा के टेम्परेचर निकलवा के वहीं डिस्प्लेसमेंट शायद डलवा दे। तो यही इस तरह से ये पहला वाला पार्ट है जो ये इंटरलिंक्ड है ये सारी कहानी, ठीक है जी। अच्छा,